गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कुछ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बेसिक बातें जो होती हैं उन पर डिस्कस करेंगे। जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, एकदम तैयारी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं तैयारी के बारे में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है जो न्यू दिल्ली के धौलपुर हाउस में है। इस संस्था द्वारा कई सर्विसों के लिए एग्जाम्स लिए जाते हैं। उसमें एक सर्विस होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, ये 24 पोस्टों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसको सामान्य बोलचाल भाषा में हम लोग बोल लेते हैं आईएएस एग्जाम। लेकिन दरअसल इसमें आईएएस के साथ साथ और सी बहुत सर्विसों के लिए एग्जाम किया जाता है, जिसमें आईएएस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस है, इंडियन पुलिस सेवा, आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इस तरह से 24 पोस्टों के लिए एग्जामिनेशन कराया जाता है। ये जो 24 पोस्टें हैं, इनमें कुछ अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब है जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, लेकिन राज्यों को भी दे देता है कि राज्य में वो सर्विस दें। और कुछ केंद्र सरकार की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, इस पर बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और जब प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे इसके बारे में। तो ये एग्जामिनेशन होते हैं, इनको बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को हम लोग आईएएस के एग्जामिनेशन। तो ठीक है, देखते हैं। अब एक सामान्य सा प्रश्न उठता है कि क्या इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए या इस एग्जाम का प्रिपरेशन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेसिक बातें क्या क्या हैं, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, जिसको बोलचाल की भाषा में आईएएस बोल देते हैं, इसके एग्जाम का प्रिपरेशन जो है उसके लिए बेसिक चीजें क्या क्या हैं। तो पहला तो यही है कि यदि हमने निर्णय ले लिया है कि एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, सिविल सर्विस एग्जाम देना है, तो क्या क्या चीजें हमें जानना चाहिए। तो पहले तो आता है कि इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन क्यों किया जाना चाहिए, क्यों करें हम एग्जाम की प्रिपरेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हम क्यों करें। पहला इसका उत्तर होता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत की सबसे बड़ी नौकरी देती है, या कहा जाए कि भारत की सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो एक तो होता है कि ये प्रतिष्ठित नौकरी है, प्रतिष्ठित नौकरी है, यानी कि सिविल सर्विस में हम सेलेक्ट होते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारे घर वालों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में हमारी बात में वजन आता है, हमें महत्व दिया जाता है समाज द्वारा। तो एक तो होता है कि ये प्रतिष्ठित नौकरी है, भारत की सबसे अच्छी सरकारी नौकरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है जॉब सिक्योरिटी। नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी। जाहिर सी बात है कि आज कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में आप देख रहे होंगे, लॉकडाउन 2 बार लग चुका है, तीसरी बार भी लग सकता है। कुछ भी है, प्राइवेट सेक्टर बहुत सफर कर रहा है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, जैसे दिहाड़ी मजदूर हैं, या रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, फेरी वाले हैं, ये बहुत सफर कर रहे हैं। दुकानें जो हैं वो भी सफ़र कर रही हैं, जो बिजनेसमैन हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर सेक्टर सफ़र कर रहा है, लेकिन जो सरकारी सर्विस वाले हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव कम पड़ा है। जाहिर सी बात है, एक निश्चित सैलरी तो आ रही है, बहुत ज़्यादा उसमें कट नहीं हो रहा है, सरकार दे रही है, उसमें नियमित वृद्धि करती है। तो एक जॉब सिक्योरिटी, अगर एक बार सेलेक्ट हो गए आप और कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है आपने, तो लगभग 62 साल की उम्र तक आप इस सर्विस में बने रहेंगे। तो एक जॉब सिक्योरिटी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा होता है कि इस सर्विस की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि हम लोग, कई बार मन में आता है हम लोगों के कि मुझे भी समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास स्कोप क्या है, कैसे करें। करना तो चाहते हैं सेवा, लेकिन किस तरह से करें। तो एक क्या होता है कि इसमें सोशल सर्विस के लिए या सोशल लाइबिलिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप मिलता है आपको। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है इसका
कि आप कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, कोई देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो इनमें एक बहुत अच्छा पद आपको मिल गया है, आपके पास फंड्स होते हैं, आपके पास लोग होते हैं, आपके पास मैन पावर होता है, तो आपके पास बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप सोशल लायबिलिटी या समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप प्रोवाइड कराता है सामाजिक सेवा के लिए। ठीक है। चौथा जो होता है वो ये होता है कि समाज का नज़रिया अचानक हमारे प्रति बदल जाता है। जैसे ही सिविल सर्विस में कोई सेलेक्ट होता है, चयनित होता है, तो समाज उसकी बातों को तवज्जो देने लगता है, महत्व देने लगता है। अब आप वजनदार व्यक्ति हो गए और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भौकाल बढ़ जाता है हम लोग का। तो ये चीज़ हो जाती है कि अब हम बहुत जिम्मेदार नागरिक के रूप में जाने लगते हैं, हमारी बातों को सुना जाता है, हमारी बातों पे ध्यान दिया जाता है। तो एक तो ये भी होता है कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो बढ़ जाती है, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाता है। ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि जो हमारी शिक्षा है, जो हमने शिक्षा ली हुई है, वो सर्टिफाइड हो जाती है कि हमने भारत की सबसे बड़ी नौकरी को क्रैक कर दिया है या सबसे बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक कर दिया है। अब हम सर्टिफाइड रूप से बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत जीनियस हैं, ये भी हो जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो ये भी सिद्ध करना चाहते हैं या स्थापित करना चाहते हैं कि मेरी शिक्षा बहुत अच्छी है, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ। तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद तो ये सर्टिफाइड हो ही जाता है, यूपीएससी ही सर्टिफाइड कर देती है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ये सब रीजन्स हैं। बाकी बहुत से प्राइवेट रीजन्स हो सकते हैं, अदर रीजन्स हो सकते हैं, शादी है, विवाह है, या कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पैसा किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए शो ऑफ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो बहुत से अदर रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी को वर्दी बहुत अच्छी लगती है, किसी को यूपीएससी के जो अलग अलग सर्विसों के जो ड्रेस होते हैं वो बड़े अट्रैक्ट कर। तो बहुत से ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जिस रीजन्स के कारण हम इस सर्विस को करना चाहते हो या क्रैक करना चाहते हो। तो रीजन्स बहुत हो सकते हैं। अब एक चीज़ आता है कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी का जब हमने निर्णय ले लिया है तो हमें और बेसिक बातों को, कौन कौन बेसिक बातें हैं जिनको जानना चाहिए या जो हम जानना चाहते हैं। पहले तो ये आता है कि इस एग्जामिनेशन की एज लिमिट क्या है, किस उम्र से देना शुरू करते हैं एग्जामिनेशन और किस उम्र तक दे सकते हैं, एज लिमिट क्या है। तो इसमें देखते हैं जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो 21 वर्ष न्यूनतम उनके लिए आयु है और 32 वर्ष अधिकतम है, यानी कि 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष की आयु के बीच में वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट हैं और नॉन क्रीमी लेयर हैं। क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक होती है, उनको जनरल में रख दिया जाता है, एज ए जनरल ट्रीट किया जाता है। और जो उस आय सीमा से नीचे होते हैं उनको अदर बैकवर्ड कास्ट में रखा जाता है। इनको अदर बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर बोला जाता है। इनके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष है, यानी कि ये 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में ये इस सर्विस के लिए एग्जाम दे सकते हैं। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित स्टूडेंट हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 37 वर्ष है, यानी कि 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच में उनके लिए आय सीमा निर्धारित की गई है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि अटेम्प्ट कितने मिलते हैं, कितने चांस मिलते हैं हमें एग्जामिनेशन देने के लिए। तो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच में 6 टाइम एग्जामिनेशन दे सकता है, यानी कि 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष की आयु में कभी भी वो 6 बार एग्जाम दे सकता है। जो ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है वो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के बीच में वो 9 बार एग्जाम दे सकता है, यानी कि 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में वो 9 बार एग्जाम दे सकता है। जो SC ST स्टूडेंट हैं इनके लिए कोई निश्चित अटेम्प्ट नहीं है, बल्कि ये 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच में जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं।
कुल मिला के 15-16 टाइम अटेम्प्ट इनको मिल जाता है एक तरह से, SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। फिर जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं या जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन अदर मिलता है, वो उसके हिसाब से उनको छूट मिलती है। सामान्य रूप से यही है कि जनरल स्टूडेंट है जो जनरल कैटेगरी का है वो 21 से 32 वर्ष आयु के बीच में 6 बार दे सकता है। OBC स्टूडेंट है वो 21 से लेकर 35 आयु वर्ग के बीच में 9 बार दे सकता है। और जो SC/ST कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो 21 से 37 वर्ष के बीच में जितना अटेम्प्ट बनता है उतना दे सकते हैं। अब एक होता है कि अटेम्प्ट काउंट कब होंगे, ये अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं। तो इसका सीधा सा नियम होता है कि अगर हम प्री का फॉर्म भरते हैं और प्री के एग्जामिनेशन में बैठते हैं या अटेंडेंस हमारी लगती है तो ही अटेम्प्ट काउंट होते हैं। हमने फॉर्म भर दिया प्री का लेकिन एग्जामिनेशन नहीं दिया तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे, वो अटेम्प्ट हमारे बचे रहेंगे। तो ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट काउंट होने का एक ही मात्र इसका क्राइटेरिया है कि हमने प्री का फॉर्म भरा हो और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अटेंडेंस दिया हो, तब अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर एग्जाम नहीं दिया है प्री का हमने तो हमारा अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन इसके लिए सिंपल रखा गया है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, चाहे किसी स्ट्रीम से आपने उत्तीर्ण की हो, आर्ट के हों, ह्यूमनिटी के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, आपने ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया है जिसको बोलते हैं या तो BA किया है, BSc किया हुआ है, BTech किया हुआ है, MBBS किया हुआ है, इस तरह से कुछ भी आपने ग्रेजुएशन लेवल या इक्विवेलेंट डिग्री धारण की हुई है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल एग्जाम आप दे सकते हैं। एक और सवाल आता है कि इसमें परसेंटेज का क्या रोल होता है सिलेक्शन में। जो हमने ग्रेजुएशन या हाई स्कूल इंटर में परसेंटेज जो हमने अचीव किया है उसका क्या रोल होता है। तो इस एग्जाम के लिए परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता है, आप सिंपल क्वालिफाइड हो। एग्जाम में आप 3rd डिवीजन पास हुए हैं ग्रेजुएशन में, 1st डिवीजन हो, 2nd डिवीजन हो, डिक्टेंशन के साथ हो, कोई मायने नहीं रखता है, बस आप ग्रेजुएशन पास हो। ठीक है। अब एक आता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है या इस एग्जाम के पैटर्न क्या हैं। तो ये इस पे डिस्कस करते हैं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसका यूपीएससी का, ये एग्जाम पैटर्न जो है ये 3 स्टेज में होता है या 3 चरणों में इसका एग्जाम होता है। पहला जो इसका स्टेज है वो है प्रीलिम्स एग्जाम या प्री एग्जाम। प्री एग्जाम क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव मोड का होता है, यानी कि इसमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव मोड के होते हैं। आपको प्रश्न दिया होगा और उसके नीचे विकल्प दिए होंगे, उसी में से विकल्प चुनना है और OMR शीट में आपको भरना है। इसका जो पहला पेपर होता है उसको बोलते हैं GS फर्स्ट पेपर। जो दूसरा पेपर होता है इसको बोलते हैं GS सेकेंड पेपर, इसी को बोला जाता है CSAT। GS फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न होते हैं और ये 200 नंबर का होता है, यानी कि एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। CSAT में 80 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 200 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है। ठीक है। माइनस मार्किंग नेचर का होता है, इसमें अगर कोई प्रश्न हम गलत करते हैं तो 1/3 1/3 इसमें पेनाल्टी मार्क्स मिलता है हमें, तो ये माइनस मार्किंग नेचर का होता है। प्री का हमारे सिलेक्शन में बस इतना रोल होता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर हम प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर हमें मेंस के लिए बुलाया जाएगा या मेंस एग्जाम देने के लिए हमें अलाउ किया जाएगा। तो प्री के मार्क्स का फिर सिलेक्शन में कोई रोल नहीं रहता है। प्री हम क्वालिफाई कर गए फिर वो मार्क्स हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है। मेंस जो होता है वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है, यानी कि ये जो मेंस का एग्जाम होता है ये लिखने वाला होता है। QCA मिलता है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलती है, उसमें प्रश्न दिया होगा और निर्धारित शब्द सीमा के भीतर उस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना होगा। ठीक है। इसमें 9 पेपर होते हैं लिखने वाले। इन 9 पेपर में से 2 पेपर जो होते हैं वो भाषा के, लैंग्वेज के होते हैं। सामान्यतः हम लोग हिंदी भाषा के हैं तो इंग्लिश एक होती है कंपलसरी और दूसरा हिंदी ले लेते हैं। बाकी संविधान के में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें से कोई भाषा लेके हम लिख सकते हैं। ठीक है।
लेकिन ये जो 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इनका मार्क्स नहीं जुड़ता है सिलेक्शन में, सिर्फ इनको क्वालिफाइंग करना होता है, ये इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं। अब बचते कितने हैं? 7 पेपर। ये जो 7 पेपर होते हैं इनका ही मार्क्स जुड़ता है और इन्हीं मार्क्स के आधार पे इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाता है, जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है। अब इसमें क्या होते हैं कि इसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर होता है और 2 पेपर जो होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। इस पे बहुत आगे डिटेल में हम लोग कभी चर्चा करेंगे। और ये जो 7 पेपर होते हैं, 4 जीएस के, एक एसए का और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के 7 पेपर, ये कुल मिलाकर होते हैं 1750 नंबर के। इसका मेंस के मार्क्स का सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मेंस के मार्क्स से ही फिर अगर मेरिट में हम आते हैं तो इंटरव्यू कॉल होती है हमारी, इंटरव्यू कॉल होती है, इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू जो होता है वो 275 नंबर का होता है, यानी कि कुल जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2025 मार्क्स का होता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर फिर फाइनल मेरिट बनती है और उस हिसाब से जो सिविल सर्विस द्वारा 24 प्रकार की नौकरियों के लिए सेलेक्ट एग्जाम लिया जाता है, उसमें से कोई एक ही सर्विस हमें दी जाती है या कोई एक हमें पद दे दिया जाता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें नहीं, हमने देख लिया कि क्या एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट क्या है, पैटर्न क्या है या अटेम्प्ट क्या क्या है। अब एक सवाल आता है कि इसके लिए सिलेबस क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो होते हैं प्री के लिए अलग हैं, मेंस के लिए अलग हैं। हम लोग किसी अन्य दिन सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, किसी अदर डेज हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे सिलेबस पे, बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका। तो सिलेबस इसका जब यूपीएससी नोटिफिकेशन देता है हर साल, अब एग्ज़ाम इस साल 5 जून को है, नोटिफिकेशन भी आई थिंक नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन के साथ साथ सिलेबस भी दिया होता है, वो हम लोग देख लेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग को जाननी थी, वो हम लोगों ने जान लिया। अब एक सवाल उठता है हम लोग के मन में, कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके मन में सवाल उठता है कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सिलेक्शन के चांसेस क्या क्या हैं, कब हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सब बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं। तो इस पर एक हम लोग सामान्य से उत्तर यही है कि अगर कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है आपके पास एग्ज़ाम या प्रिपरेशन नहीं करने की, 2 ही चीज़ हो सकता है कि या तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करें या नहीं करें। अगर कोई बहुत खास वजह नहीं है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की, तो हमें निश्चित रूप से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी चाहिए, यानी कि इस परीक्षा में हमें बैठना चाहिए। तो एक तो होकर बैठना चाहिए, देना चाहिए। एक सवाल आता है स्टूडेंट का कि हमें कितने अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो सकते हैं, कितना टाइम लगेगा एग्जामिनेशन में। तो देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली बता चीज़ें हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि ये एग्जामिनेशन जो होता है 2 तरह का है। जो लोग इसके ट्रेंड को समझ गए, जो एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर लिए, जो यूपीएससी के क्वेश्चन को समझ गए, उस क्वेश्चन के पीछे जो मेन थॉट है यूपीएससी का, क्या जानना चाहता है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करेंगे तो ये एग्जामिनेशन बहुत सरल है और हम इसको क्वालिफाई बहुत सही तरीके से जल्दी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं या एग्जामिनेशन पैटर्न को या एग्जामिनेशन प्रोसेस को या इसके पीछे जो मेन मोटिव है क्वेश्चन के पीछे, उनकी प्रेजेंटेशन अगर सही नहीं है तो बहुत टफ भी एग्जामिनेशन है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट इसका आंसर नहीं हो सकता कि कितनी अटेम्प्ट में हम क्वालिफाइड हो सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छी पोस्ट लेकर चले जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कई अटेम्प्ट बाद सर्विस इसमें लेते हैं या सिलेक्शन हो पाता है, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो प्रिपरेशन करते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ बहुत डिपेंड इस बात पे करता है कि हमने प्रिपरेशन किस तरह से की है, किस मेथड से की है। एक बेसिक सवाल स्टूडेंट्स का आता है मीडियम को लेकर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को लेकर। तुम इस पे भी आगे हम लोग बहुत डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इसमें सिलेक्शन पाते हैं, कुछ बेसिक गलतियां करते हैं जिसके कारण इनका रेशियो कम रहता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का रेशियो ज़्यादा रहता है। लेकिन कुछ बेसिक अगर कमियों पे ध्यान दें हिंदी मीडियम के लड़के तो सिलेक्शन होता है उनका भी, ठीक है। एक आता है कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस एज से शुरू करनी चाहिए। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि एग्जामिनेशन
प्रिपरेशन की एज इंपॉर्टेंट है कि अब जितना जल्दी हो सके करना शुरू कर दीजिए। आपने ग्रेजुएशन में करना शुरू कर दिया है तो अच्छी बात है, उससे पहले शुरू कर दिया है तो और अच्छी बात है, लेकिन तरीका क्या है ये इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कुछ बेसिक चीज़ों पे हमने डिस्कस किया जो एक सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले जो बिगनर्स हैं या बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज पे जो स्टूडेंट आया है तैयारी करने के लिए, उसको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है और इसको हमको कैसे देखना चाहिए या इस एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या करनी चाहिए, बेसिक बुक्स क्या हैं या क्या हमको इसके लिए जो सावधानियां हैं उनको देखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। थैंक्स।